नमस्कार बच्चों, मैं राजेंद्र मीणा, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बारा से इस लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम बॉटनी विषय में बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड में भी यूनिट थर्ड का अध्ययन हम कर रहे थे। यूनिट थर्ड में इस लेक्चर में हम इस लेक्चर के पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट रूट पढ़ चुके थे। तो आज के इस लेक्चर में हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट रूट उसका अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ द्विबीजपत्री मूल और एक बीजपत्री मूल में पाए जाने वाले बेसिक डिफरेंसेस की भी हम चर्चा इस व्याख्यान के द्वारा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट रूट। तो बच्चों, मोनोकोट रूट की जो संरचना होती है उसमें भी कई प्रमुख भाग पाए जाते हैं। उसमें से पहला भाग है एपिब्लेमा या राइजोडर्मिस, दूसरा है कॉर्टेक्स, तीसरा है एंडोडर्मिस, चौथा है स्टील वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है, और लास्ट है पिथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम एपिब्लेमा या राइजोडर्मिस को पढ़ते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस और कॉल्ड एपिब्लेमा। तो एक बीजपत्री पादप में मूल में सबसे बाह्यतम परत के रूप में पाए जाने वाली जो परत है उसको हम एपिब्लेमा बोलते हैं। यह मृदुदकीय कोशिकाओं से निर्मित होती है, एक पंक्तिक होती है और इनके मध्य किसी प्रकार के इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वगैरह नहीं पाए जाते हैं, पहली बात। दूसरा है इसमें स्टोमेटा और क्यूटिकल जो है पूर्ण रूप से अनुपस्थित होती है। महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों कि जो मोनोकोट रूट होती है उसमें जो एपिब्लेमा होती है उसमें स्टोमेटा और जो क्यूटिकल है उसका अभाव होता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। रूट हेयर्स आर ऑलवेज सिंगल सेल्ड। जो एक बीजपत्री जो रूट है बच्चों, मूल है, उसके जो मूल रोम होते हैं वो हमेशा एक कोशिकीय अवस्था में होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एपिब्लेमा या राइजोडर्मिस। सेकेंड जो पॉइंट है बच्चों वो है हमारा कॉर्टेक्स। तो द कॉर्टेक्स इज होमोजेनस, कंसिस्ट ऑफ ओवल और राउंडेड लूजली अरेंज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स। तो एपिब्लेमा के बाद में जो पाया जाने वाला मुख्य क्षेत्र जो होता है मूल का उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। इस कॉर्टेक्स की जो प्रवृत्ति होती है बच्चों वो होती है समांगी, यानी कि एक प्रकार की कोशिकाओं या समान प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर कॉर्टेक्स का निर्माण होता है। और जो कोशिकाएं होती हैं वो तो या तो अंडाकार होती है या गोलाकार अवस्था में पाई जाती हैं, लूजली अरेंज्ड होती है, अर्थात इनके मध्य में अंतरकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं और ये प्रकृति में मृदुदकीय होती है। ठीक है, काफ़ी सारे कीवर्ड्स है इसमें, होमोजेनस, ओवल और राउंडेड, लूजली अरेंज्ड और पेरेन्काइमेटस सेल्स। ठीक है, द फंक्शन ऑफ कॉर्टिकल सेल्स इज स्टोरेज। बच्चों, हमने द्विबीजपत्री मूल में भी पढ़ा था, तो उसमें भी कॉर्टेक्स जो क्षेत्र है उसका मुख्य कार्य होता है खाद्य पदार्थों का संग्रहण करना और आवश्यकता अनुसार उसको आगे उपलब्ध कराना। ठीक है, एपिब्लेमा और कॉर्टेक्स के बाद में तीसरा जो भाग है बच्चों वो है एंडोडर्मिस। इट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स। ठीक है, तो जो एंडोडर्मिस होती है बच्चों वो एक पंक्तिक रूप में बैरल शेप्ड में होती हैं और उनकी प्रकृति पेरेन्काइमेटस होती है, अर्थात बैरल शेप्ड
पेरेन्काइमेटस सेल्स जो एक सिंगल लेयर के रूप में पाई जाती हैं कॉर्टेक्स के नीचे वाले एरिया में, वो क्या कहलाती है? एंडोडर्मिस। ठीक है, इसको हम डायग्राम से भी देख लेते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहले हमने अध्ययन किया था एपिब्लेमा का, तो एक परतीय अधिचर्म है ये, और इसमें एक कोशिकीय मूलरोम पाए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में मुख्य वर्ण ऊतक के रूप में जो है कॉर्टेक्स सीजन आ गया है। लूजली अरेंज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है, ओवल शेप्ड या राउंड शेप्ड होती है, और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? स्टोरेज। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस पढ़ लेते हैं फिर से। सिंगल लेयर होता है, बैरल शेप्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। दूसरा, द रेडियल एंड द इनर टेंजेंशियल वॉल ऑफ एंडोडर्मल सेल्स आर थिकन्ड विद सुबेरिन। दीज थिकनिंग्स आर कैस्पेरिन, नोन एज कैस्पेरिन स्ट्रिप्स। एंडोडर्मिस में सुबेरिन युक्त कुछ कोशिकाएं होती हैं जो स्थूल रूप में पाई जाती हैं, उन्हें हम कैस्पेरियन सेल्स कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बट दीज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर एब्सेंट इन एंडोडर्मल सेल्स विच आर लोकेटेड अपोजिट टू द प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स। ये जो कैस्पेरियन बैंड्स होते हैं बच्चों, ये प्रोटोजाइलम के सामने जो है उपस्थित कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। देखिए, दोबारा बोल देता हूँ मैं, ये कैस्पेरियन बैंड्स जो हैं ऐसे स्थानों पर अनुपस्थित होते हैं जहाँ प्रोटोजाइलम पाया जाता है, अर्थात प्रोटोजाइलम के जो सम्मुख स्थित जो क्षेत्र है उसमें कैस्पेरियन बैंड नहीं पाए जाते हैं। तो ये जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं पैसेज सेल्स। ठीक है, एंडोडर्मिस हुआ बच्चों, हमने देखा कि सिंगल लेयर के रूप में पाई जाएगी। कुछ स्थानों पर सुबेरिन का निक्षेपण होता है, जिसकी वजह से मोटी थिक भित्तियुक्त कोशिकाएं निर्मित होती है। जैसे जो एक स्ट्रिप का निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। लेकिन जो प्रोटोजाइलम होता है, जो ये है प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम के सामने जो है वहाँ पर एक कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं पाई जाती, तो इस स्थान जो है उसको हम क्या बोलते हैं? पैसेज सेल्स। ठीक है, ये वाटर कंडक्शन में सहायता प्रदान करता है, जबकि जो कैस्पेरियन जो बैंड्स होता है, स्ट्रिप होती है बच्चों, वो जल के लिए पूर्णतः अपारगम्य होती है। ठीक है, तो एपिब्लेमा समझ में आ गया, कॉर्टेक्स समझ में आ गया आपको, और एंडोडर्मिस समझ में आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, वो है स्टील, रंभ क्षेत्र। तो ऑल द टिश्यूज प्रेजेंट इनसाइड एंडोडर्मिस कंप्राइज द स्टील। एंड एंडोडर्मिस के नीचे भीतर की ओर जितने भी टिश्यूज प्रेजेंट है उन सबको सम्मिलित रूप से हम स्टील बोलते हैं। स्टील के दो भाग हैं, पहला है पेरिसाइकिल और दूसरा है वेस्कुलर सिस्टम। तो पेरिसाइकिल क्या होता है? पेरिसाइकिल परिरंभ, ए सिंगल लेयर ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स, मर्द की कोशिकाओं की एक परत, फाउंड इनर टू द एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के नीचे पाए जाने वाली मृत कोशिकाओं की एक सिंगल लेयर होती है, और इससे लेटरल रूट्स की उत्पत्ति होती है। हमने पहले पढ़ चुका है इस बारे में। दूसरा है वेस्कुलर सिस्टम बच्चों। पेरिसाइकिल को देख लेते हैं। एंडोडर्मिस के बाद पाई जाने वाली एक सिंगल लेयर जो परत है वो पेरिसाइकिल कहलाती है। लेटरल रूट्स की उत्पत्ति जो है पेरिसाइकिल से होती है। वेस्कुलर बंडल जो है रेडियल अरेंजमेंट दर्शाते हैं, अरीय प्रकार का व्यवस्था दर्शाते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम आर सेपरेटेड बाय स्क्लेरेन्काइमेटस कंजक्टिव टिश्यू। जो जाइलम और जो फ्लोएम होते हैं बच्चों, एक बीजपत्री जो मूल है उसमें वो स्क्लेरेन्काइमेटस संयोजी ऊतक से अलग अलग होते हैं। जाइलम जो है बच्चों, इसमें बही आदि धारुक
और पॉलीआर्क कंडीशन दर्शाता है। ठीक है, जबकि जो मेटाजाइलम वेसल्स होती है वो आकार में सामान्यतः सर्कुलर होती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में है पित्त। द सेंट्रल पोर्शन इज ऑक्यूपाइड बाई ए लार्ज पित्त कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स विद इंटरसेलुलर स्पेसेस। जो इस मूल का मुख्य जो केंद्रीय भाग होता है वो एक लार्ज पित्त के द्वारा बना होता है, जो मृदुदकी होती हैं, पेरेन्काइमेटस होती हैं, और इन जो पित्त जो सेल्स है उसमें स्टार्च ग्रेड की अधिकता पाई जाती है। ठीक है बच्चों, वेस्कुलर बंडल में ये जाइलम अवयव है और इसके बीच बीच में जो है आपको दिखाई दे रहे हैं ये जो है ये फ्लोएम अवयव पाए जा रहे हैं। जाइलम, फ्लोएम और बीच में एक मज्जा। मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम आपको याद होना चाहिए, एग्जैक्ट कंडीशन पाई जाती है। इसका मतलब जो है प्रोटोजाइलम परिधि की ओर पाया जाएगा, जबकि मेटाजाइलम केंद्र की ओर पाया जाएगा। फ्लोएम जो है दो जाइलम के मध्य पाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये तो एक सेक्टर है इसका। और ये देखिए ग्राउंड प्लान, सबसे बाहर की ओर रूट है, एपिडर्मिस, उसके बाद में कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पित्त एरिया, और ये जाइलम 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 और बीच में जो है फ्लोएम एरिया पाए जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम डाइकोट और मोनोकोट रूट में क्या बेसिक अंतर होता है वो देख लेते हैं। तो पहला अंतर जो है पेरिसाइकिल के आधार पर है बच्चों। तो डाइकोट रूट में जो है पेरिसाइकिल जो होती है पार्श्व मूल की उत्पत्ति करती है, और फेलोजन एंड ए पार्ट ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, यानी कि पेरिसाइकिल जो है डाइकोट रूट्स में पार्श्व मूल की उत्पत्ति में सहायक है, फेलोजन की उत्पत्ति में सहायक है, और कुछ जो पार्ट है वेस्कुलर कैम्बियम का उसका निर्माण करती है। जबकि मोनोकोट रूट में ये केवल पार्श्व मूल की उत्पत्ति में सहायक है। कौन? पेरिसाइकिल। ठीक है, अब वेस्कुलर बंडल के आधार पर क्या अंतर है दोनों में। तो डाइकोट रूट में जो है जाइलम और फ्लोएम स्ट्रिप होती हैं वो सामान्यतः लिमिटेड नंबर में या सीमित संख्या में पाई जाती है, जबकि जो मोनोकोट रूट होती है उसमें बच्चों जाइलम और फ्लोएम की जो संख्या होती है बच्चों वो डाइकोट रूट की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, कंजक्टिव टिश्यू डाइकोट रूट में पेरेन्काइमेटस होता है। ठीक है, इट्स सेल्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू वेस्कुलर कैम्बियम। कंजक्टिव जो टिश्यू होता है वो मृदुतकी होता है और इसकी जो कोशिकाएं होती है वो वेस्कुलर कैम्बियम के रूप में विभेदित होती हैं। जबकि जो मोनोकोट रूट होता है बच्चों वो मुख्यतः उसका जो कंजक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी जो उत्तक होता है वो स्क्लेरेन्काइमेटस होता है। अधिकतर, कभी कभी ये पेरेन्काइमेटस हो सकता है, और ये कभी भी वेस्कुलर कैम्बियम में विभेदित नहीं होता आगे चलकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये सारा जो टॉपिक है कि डाइकोट और मोनोकोट रूट है उसमें क्या अंतर है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। कैम्बियम अगला है लक्षण, कैम्बियम के आधार पर क्या दोनों में क्या डिफरेंस है। तो डाइकोट रूट्स में इट अपियर्स एज ए सेकेंडरी मेरिस्टेम एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। जो कैम्बियम है वो एक तरह से सेकेंडरी विभुजक, द्वितीयक विभुजक के रूप में उत्पन्न होती है, दिखाई देती है सेकेंडरी ग्रोथ के समय, जबकि मोनोकोट रूट में इट इज़ ऑल टुगेदर एब्सेंट होती है। मोनोकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती। जाइलम की क्या स्थिति है बच्चों। डाइकोट रूट में जो जाइलम होता है वो टेटार्क होता है, अधिकतर संख्या में 4 होते हैं। ठीक है, जबकि जो मोनोकोट रूट होता है बच्चों उसमें जाइलम होते हैं पॉलीआर्क होते हैं। इसका मतलब इनकी संख्या काफ़ी अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमने बच्चों डाइकोट और मोनोकोट रूट में अंतर पढ़े पेरिसाइकिल के आधार पर, वेस्कुलर टिश्यू के आधार पर,
कंजेक्टिव टिश्यू के आधार पर, कैम्बियम के आधार पर और जाइलम के आधार पर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। आज का टॉपिक हम जो वीडियो है हम यहीं समाप्त करते हैं इसी के साथ में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।